हेलो वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल एंड वीडियो एज वेल। हाल ही में कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट रिलीज हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली आप इस मूवी को इंडिया में नहीं देख सकते। आफ्टर सम टाइम आप लोग इस मूवी को इंडिया में देख सकते हो। इस मूवी की रेटिंग फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल शॉवेस ने। कॉन्जरिंग 3 रियल केस से इंस्पायर्ड है, बट स्क्रिप्ट में कुछ एडिटिंग ज़रूर हुई है। मीन्स मूवी में कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बताया गया है। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, मूवी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 1981, जहां हम वॉरेन्स को ग्लैडसेल के हाउस में देखते हैं। वॉरेन यहां पर डेविड ग्लैडसेल जो 8 साल का बच्चा था उसका एक्सॉर्सिज्म डॉक्यूमेंट्री करने आए थे। इस एक्सॉर्सिज्म को फादर गॉर्डन करने वाले थे। यहाँ पे हम उसकी बहन डेबी ग्लैडसेल एंड उसका बॉयफ्रेंड आर्नी जॉनसन को देखते हैं। एंड आर्नी डेविड से बहुत प्यार करता था। फिर डेविड जब अपने कमरे में होता है तो उसे नॉक सुनाई देती है और वो डर के बाथरूम में भाग जाता है। बाथरूम में डेविड को एक भूतिया हाथ दिखाई देता है एंड जिसके बाद में वहाँ पर शावर से खून गिरने लगता है। डेविड चिल्लाता है एंड उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। फिर गाइस, डेविड पजेस हो चुका था एंड पजेस स्टेट में डेविड अपने पिता के पाँव में स्टैप कर देता है और अपने सुपरनेचुरल पावर से दीवालों को स्क्रैच करता है। एंड तब तक फादर गॉर्डन आ चुके थे एंड वो वॉरेन से मिलकर एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देते हैं। इस एक्सॉर्सिज्म से डेविड बहुत गुस्सा होकर सब पर वॉयलेंट हमला कर देता है एंड जब लॉरेन उसको टच करती है तब उन्हें कुछ अजीब विजन्स आते हैं। डेविड अजीब तरीके से डिफॉर्म होकर एड पर यह बोल के हमला कर देता है कि वो उसके दिल को रोक देगा। और इतने में आर्नी डेविड को पकड़ लेता है और डेमन से कहता है कि वो डेमन डेविड को छोड़कर मुझे मीन्स आर्नी को पजेस कर ले। एंड इसके बाद में डेविड अपने आप ही ठीक होने लगता है और आर्नी की आंखें अजीब होने लगती हैं। इट लुक्स लाइक कि वो पजेस हो गया। सब लोगों को लगता है कि ये एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो गया है एंड इसी वक्त एड को हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक की वजह से एड वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड वो होश में भी नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हम कुछ दिन बाद आर्नी और डेबी को ब्रुकफील्ड शहर में देखते हैं, जहां डेबी ब्रूनो के यहाँ पर एज अ डॉग ग्रूमर काम कर रही थी एंड ये दोनों ब्रूनो के अपार्टमेंट में रेंट फ्री रहते थे। एंड आर्नी यहाँ से मूव आउट होना चाह रहा था और यहाँ पर आर्नी को कुछ सुपरनेचुरल फील होता था, एज इफ कोई औरत उस पर अटैक कर रही हो। एक दिन आर्नी चेन सॉ से ट्री कटिंग कर रहा था एंड उसे वो औरत दिखती है एंड आर्नी के हाथ से चेन सॉ गिर के अप ऑन हो जाता है। आर्नी वॉज नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड वो घर वापस आ जाता है। एंड घर पर ब्रूनो ड्रिंक कर रहा था एंड वो आर्नी को भी साथ में एंजॉय करने बोलता है। ब्रूनो लाउड म्यूजिक पर डेबी के साथ डांस करता है एंड वो आर्नी को भी डांस करने कहता है, लेकिन आर्नी एकदम अलग ही मूड में था। उसे विजन आता है कि ब्रूनो एक डेमन है जो डेबी पर अटैक कर रहा है एंड इसीलिए आर्नी डेबी को लेकर भागता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर आर्नी को लगता है कि ब्रूनो डेमन बनकर आर्नी को मारने वाला है, इसलिए आर्नी ब्रूनो को मल्टीपल स्टेप करके मार डालता है। एंड जब ये सब हो रहा था तब एड को हॉस्पिटल में होश आ गया था एंड वो लॉरेन को बताते हैं कि डेमन आर्नी के अंदर है। लॉरेन थॉमस को कॉल करके बोलती है कि ब्रुकफील्ड कैनाल पे कोई ट्रेजेडी हो सकती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर आर्नी पजेस स्टेट में स्ट्रीट पर जा रहा था, जहाँ पर एक पुलिस वाला उसे रोकता है। इस पॉइंट में आर्नी अपने होश में आता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो पूरी तरीके से खून में लथपथ था। फिर हमें कुछ सीन के बाद में मालूम पड़ता है कि आर्नी ने ब्रूनो को 22 टाइम स्टैप किया था एंड पिछले 193 ईयर्स में ब्रुकफील्ड की पहली मर्डर केस थी। जेल में वॉरेन्स आर्नी से मिलने जाते हैं, जहां पर आर्नी बाइबल रिसाइट कर पाता है। मीन्स उस वक्त वो पजेस नहीं था। वॉरेन्स श्योर थे कि वो उस दिन ज़रूर पजेस था। वॉरेन्स आर्नी के लॉयर से मिलकर पोजीशन वाली बात जज से कहने बोलते हैं एंड लॉयर ये सब बोलने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि ऐसे हियरिंग सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। यहाँ पर एड कहते हैं कि अगर कोर्ट को गॉड में भरोसा है तो उन्हें डेविल में भी मानना होगा। वो लॉयर को अपने घर बुलाते हैं और एनाबेल से मिलवाते हैं, जिससे उन्हें डेविल में भी भरोसा हो गया। फिर 19 सितंबर 1981 को डेनबरी सुपीरियर कोर्ट में आर्नी का हियरिंग होता है और यहाँ लॉयर
प्लीड्स नॉट गिल्टी बाय मीन्स ऑफ डेमोनिक पोजीशन, यानी कि आर्नी निर्दोष है क्योंकि वो पॉजेस स्टेट में मर्डर किया था। बट लॉयर के प्लीड्स करने के बाद में भी आर्नी को डेथ पेनल्टी ही मिलने वाली थी क्योंकि वॉरेंस ने लॉयर को डेमन का मतलब समझा दिया था लेकिन कोर्ट को नहीं। मीन्स कोर्ट डेमोनिक की बातों में विश्वास नहीं रखते हैं। एंड इसके बाद में लॉरेन कहती है कि आर्नी के अंदर जो डेमन है वो यूजुअली भाग गया है एंड ऐसा नहीं होता। एंड वॉरेंस एक्सॉर्सिज्म वाले दिन की टेप को फिर से सुनने लगते हैं। यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब आर्नी और डेबी डेविड के साथ इस घर में पहली बार आए थे। सामान शिफ्ट करते वक्त डेविड एक कमरे में जाता है जहाँ पर एक वाटर बेड था एंड डेविड इस वाटर बेड के ऊपर खेलने लगता है, लेकिन दोस्तों उस वाटर बेड के अंदर एक डेमन था जो डेविड को बेड के अंदर खींचने की कोशिश करता है। डेविड इस अटैक से बच जाता है लेकिन पानी गिरने की वजह से वहाँ का वुडन फ्लोर खराब हो जाता है। नाउ प्रेजेंट टाइम में एड इस वुडन फ्लोर को चेक करता है और बोलता है कि वो फ्लोर वाटर से इतनी डैमेज नहीं हुई है। इसके बाद में लॉरेन घर के नीचे एक छोटे से स्पेस में जाती है जहाँ पर कई सारे चूहे एक बोरी के पास घूम रहे हैं और उस बोरी को हटाने के बाद में लॉरेन एक रिच टोटम देखती है और वो तुरंत इसका फोटो लेती है। इस रिच टोटम को देखकर ये साफ था कि यहाँ पर किसी तरीके का सैटेनिक रिचुअल हुआ था जिससे डेमन को बुलाया गया था और वही डेमन डेविड को पोजेस किया था एंड देन आर्नी को। इन पर किसी ने एक कर्ज डाला था। अब ये डेमन किसी के कहने पे ये सब कर रहा था तो इसीलिए इस डेमन ने आर्नी के हाथों कत्ल करा के चला गया, जिसके वजह से आर्नी प्रिजन में बाइबल रिसाइट कर पाया। इस पॉइंट पे फादर गॉर्डन बताते हैं कि वॉरेंस को फादर कैसनर की मदद लेनी चाहिए जिन्होंने कुछ साल पहले रैम कल्ट का डिसाइपल को एक्सपोज किया था एंड करेंटली ही इज रिटायर्ड। वॉरेंस ऑन द स्पॉट फादर कैसनर से मिलने जाते हैं और वो कैसनर को रिच टोटम की तस्वीर दिखाते हैं। फादर कैसनर का कहना था कि ये टोटम एक हाई लेवल का ऑकल्ट है। उन्होंने ऐसा तो नहीं बल्कि ऐसा मिलता जुलता एक टोटम देख रखा है। फादर कैसनर वॉरेंस को अपने घर के बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने रैम कल्ट से जुड़े कई सारे ऑकल्ट थिंग्स को रखा था। कैसनर बताते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों पर 9 साल तक पढ़ाई किए हैं। वो बताते हैं कि कल्ट के लोग सेटिंग की पूजा करके ब्लड सेक्रीफाइस दे देते हैं। जब रैम कल्ट के लोगों पर ट्रायल हुए तो प्रोसिक्यूटर मीन्स जो जज थे उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ट्रायल के बाद उनका बच्चा 6 वीक अर्ली पैदा हुआ विथ हार्ट आउटसाइड द बॉडी। इतना ही नहीं, उस प्रोसिक्यूटर की वाइफ रेल ट्रैक पर जाकर सुसाइड कर ली। इट मीन्स दैट मास्टर सैटनिस्ट या फिर किसी ऑकल्टिस्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। शायद वॉरेंस अपना सब कुछ खो देंगे। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को सैटनिस्ट या फिर ऑकल्टिस्ट का एक सीन देखने मिलता है जहां पर वो आर्नी के पिक के साथ कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। इसके तुरंत बाद में आर्नी को जेल में सुपरनेचुरल थिंग्स फील होते हैं और उस पर एक डेमन भी अटैक करता है। फिर इसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है जहां पर एड डेनवर्स मैसेड्यूकेस के एक होमिसाइड डिटेक्टिव के कांटेक्ट में आते हैं जहां पर डिटेक्टिव को भी सिमिलर रिच टोटम मिला था। वॉरेंस डिटेक्टिव से मिलते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि 2 कॉलेज गर्ल्स कैटी लिंकन और जेसिका स्टॉर्म अचानक से गायब हो गई। कुछ दिन बाद में पुलिस को कैटी की बॉडी मिली थी जिसमें 22 बार स्टैब किया गया था, लेकिन जेसिका का कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान डिटेक्टिव को जेसिका के घर पे ये सिमिलर रिच टोटम मिला था। ऑब्वियसली डिटेक्टिव को वॉरेंस के पोजीशन वाली बात में भरोसा नहीं था और वो लॉरेंस के विजन को भी नहीं मानते थे। इसीलिए लॉरेंस को टेस्ट करने के लिए डिटेक्टिव लॉरेंस के सामने 3 वेपन्स लाते हैं जिसमें से एक ही ओरिजिनल वेपन था। लॉरेंस तुरंत ही अपने पावर से मर्डर वेपन को आइडेंटिफाई कर लेती है, जिसके बाद में डिटेक्टिव लॉरेंस को उस जगह ले जाते हैं जहां उन्हें कैटी की बॉडी मिली थी। इस जगह पर आते ही लॉरेंस अपने पावर और विजन से वो सब कुछ देख पाती है जो यहाँ हुआ था। दरअसल कैटी और जेसिका बेस्ट फ्रेंड थे एंड दे वर बॉन्डिंग एट दिस प्लेस, लेकिन अचानक जेसिका पॉजेस हो जाती है एंड वो कैटी को 22 बार स्टैब करके मार डालती है। यहाँ पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि लॉरेंस उन सब एक्शन को मिमिक कर रही थी। नाउ कैटी को मारने के बाद जेसिका भागती है, ठीक वैसे ही लॉरेंस भी भागती है। भागते हुए लॉरेंस एक क्लिफ के एज पर पहुंच जाती है एंड एड लॉरेन के पीछे पीछे आते हैं और यहाँ पर एक डिमोनिक हाथ लॉरेन को क्लिफ के नीचे खींच लेती है, लेकिन एंड टाइम पे एड डाइव लगाकर लॉरेन को पकड़ लेते हैं। इस पूरे सीन से हमें पता चलता है कि जेसिका ऐसे ही मरी होगी और उसकी बॉडी इस क्लिफ के नीचे रिवर के अंदर होगी। सर्च टीम ऑन द स्पॉट रिवर के अंदर छानबीन चालू करती है,
जहां पर उन्हें सच में एक बॉडी मिलता है। ऑल्दो उस टाइम पे ये नहीं मालूम पड़ पाता कि बॉडी जेसिका की ही थी, बट लॉरेन ने डिटेक्टिव की मदद की थी एंड डिटेक्टिव वॉरेंस को कैटी एंड जेसिका वाली फाइल दे देते हैं। खैर उस रात डेबी वॉरेंस को कॉल करके कहती है कि वो डेमन आर्नी को खुद ही को मारने के लिए बोल रही है। ये सुनकर एड डेबी को फादर न्यूमैन से मदद लेने कहते हैं, जो कि प्रिजन के चैपल में अपॉइंटेड थे। इससे पहले एड और कुछ बोल पाते तभी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद हम प्रिजन में फादर न्यूमैन को देखते हैं, जो आर्नी को एक होली वाटर की बोतल देते हैं। आर्नी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो वो होली वाटर से एक सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठकर प्रेयर साइट करने लगता है। और दूसरी तरफ लॉरेन का कहना है कि इस कर्स को तोड़ा जा सकता है। एंड एक्चुअली में उसे मूवी के स्टार्टिंग में एक विजन भी आया था, जब डेविड का एक्सोर्सिज्म चल रहा था। इस विजन को गहराई से जानने के लिए वॉरेंस एक मॉब में जाते हैं, जहां पर उन्हें जेन डो की बॉडी मिलती है, डेटेड 21 अक्टूबर 1981। लॉरेन इस डेड बॉडी को छूकर कुछ महसूस करने की कोशिश करती है, बट शी इज़ नॉट एबल टू सेंस एनीथिंग एट दैट टाइम। लेकिन अचानक लॉरेन को एक कनेक्शन फील होता है, जहां पर वो खुद को एक अनजान टनल में पाती है। इस केव में एक आल्टर मीन्स एक बड़ी सी टेबल मौजूद थी, जिस पर एक ब्लैक कैंडल्स थे एंड इधर किसी तरीके का ऑकल्ट प्रैक्टिस करी गई थी। लॉरेन यहाँ पर एक औरत को देख पाती है, जो आर्नी के फोटो को यूज करके ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी। मीनवाइल आर्नी पजेस हो जाता है एंड वो होली वाटर के बोतल को तोड़कर कांच के टुकड़े से अपने हाथों को काटने लग जाता है। एंड लॉरेन की विजन वाली औरत सेम एक्शन परफॉर्म कर रही थी जो आर्नी कर रहा था। मीन्स ये औरत आर्नी से ये सब करवा रही है। इस पॉइंट पर लॉरेन चिल्लाती है उस औरत पर, और डिस्टर्बेंस के वजह से ये प्रोसेस हैंग आउट हो जाता है एंड आर्नी बच जाता है। एंड जेल में पुलिस वाले आर्नी को मेडिकल एड देते हैं। नाउ लॉरेंस इस ऑकल्टिस्ट को फेस करती है एंड ऑकल्टिस्ट का पावर दोनों तरफ से वर्क कर सकता था, तो ये औरत अपने सैटेनिस्ट पावर से मॉड में उस डेड बॉडी को जिंदा कर देती है एंड उसे लॉरेन पर अटैक करवाती है। एड इस लाश को जिंदा होते हुए देखते हैं एंड शॉक रह जाते हैं। जब वो लाश लॉरेन की ओर भागता है, तब एड लॉरेन को धक्का देकर हटा देते हैं, जिससे कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ से वॉरेंस डेबी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक किताब दिया जाता है, जिसके हेल्प से चर्च अर्ली रना के दौरान विच क्राफ्ट को रोक देते थे। इस बुक में कर्स के बारे में लिखा था, कर्स को पूरा करने के लिए एक मर्डर एंड देन एक सुसाइड करना होगा। आर्नी ने मर्डर तो कर दिया है, लेकिन अब उसे मरना होगा, जिससे ये कर्स पूरा हो सके। इस कर्स को तोड़ने के लिए ऑकल्टिस्ट का एल्टर मीन्स टेबल तोड़ना होगा, जहाँ से ऑकल्टिस्ट सब कुछ कर रही है। बुक में आगे और भी कुछ लिखा था, लेकिन लैटिन में होने की वजह से एड उसे पढ़ नहीं पाते। अब लॉरेन ने इस एल्टर को अपने विजन में देखा था, और लॉरेन बताती है कि ये एल्टर किसी टनल में है एंड उसे ट्रेन की मफल्ड आवाज़ भी आ रही थी। नाउ इससे पहले एड कुछ और डिसाइड करते, वो अचानक से फेंट कर जाते हैं एंड देन उनकी आंखें एक बिस्तर पर खुलती है। एड लॉरेन को ढूंढते हुए नीचे जाते हैं, जहाँ पर घर का दरवाज़ा खुला था एंड दरवाजे पे लॉरेन की बीट्स थी। घर के अंदर वो ऑकल्टिस्ट आती है एंड वो एड को थ्रेटन करके गायब हो जाती है। इस पॉइंट पे वही मॉप वाली लाश हमला कर देती है एंड एड एक क्रॉस ऑफ प्रेयर से फाइट करते हैं एंड एड फाइनली उस लाश को चाकू मारने वाले होते हैं एंड उन्हें अचानक से होश आता है एंड ही वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू किल लॉरेन। इसका मतलब ये कि इस ऑकल्टिस्ट के पास ऐसा पावर है कि वो लोगों को विजन भी दिखा सकती थी या फिर लोगों से उल्टा सीधा करवा सकती थी। इस घटना के बाद में लॉरेन नोटिस करती हैं कि एड के ऑफिस में फ्लावर रखे थे जो मुरझा गए हैं एंड शी आस्क्ड कि ये फ्लावर किसने भिजवाए हैं। एड ऑन द स्पॉट उस फ्लावर पॉट को उठाकर गिराते हैं एंड फ्लावर पॉट गिरते ही हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उस फ्लावर पॉट में एक रिच टॉटम था। इसका मतलब उस ऑकल्टिस्ट का अगला शिकार और कोई नहीं एड हो सकते हैं। एंड लॉरेन फॉरेन उस बुक को ट्रांसलेट करवाने फादर कैसनर के पास जाती हैं एंड वहीं पर डेबी प्रिजन जाकर फादर न्यूमैन के साथ आर्नी के पास पहुंचती है, क्योंकि आज रात को ऑकल्टिस्ट आर्नी को मार डालने वाली है। एंड एड इस ऑकल्टिस्ट को मैप में लोकेट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंस विजन। एड मैप को देखकर ये डिसाइफर करते हैं कि जेसिका की केस वाली जगह एंड आर्नी वाले केस की जगह 180 मील की दूरी है, लेकिन जेसिका का कॉलेज ग्लैड्सला हाउस के अराउंड था। इनफैक्ट जेसिका की केस फाइल से उन्हें मालूम पड़ता है कि जेसिका को वो टोटेम कॉलेज के आसपास ही मिला था।
इट मीन्स ये ऑकल्टिस्ट आसपास ही है। एंड लॉरेन के विजन में ट्रेन की साउंड थी, तो एड मैप देखकर ऑकल्टिस्ट के रफ एरिया ट्रेस कर पाते हैं जो कि लेक के आसपास था। एंड एड को स्ट्राइक करता है कि उसी एरिया में फादर कैसनर रहते हैं। एंड ऑन द स्पॉट एड फादर कैसनर की ओर चल पड़ते हैं। मीनवाइल लॉरेन वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुकी थी एंड वो फादर कैसनर को बुक ट्रांसलेट करने बोलती है। एंड लॉरेन बताती है कि एक टोटम एड के ऑफिस में मिला है, विच मीन्स उसके पति संकट में हैं। फादर बुक को देखकर बोलते हैं कि इस कर्स को 3 विक्टिम चाहिए, फर्स्ट अ चाइल्ड, सेकेंड अ लवर, थर्ड अ मैन ऑफ गॉड। जेसिका और कैटी चाइल्ड थी, आर्नी इज लवर एंड एड इज अ मैन ऑफ गॉड, यानी कि आर्नी और एड के मरते कर्ज पूरा हो जाएगा। इस पॉइंट में फादर लॉरेन को घर के बेसमेंट में ले जाते हैं जहां पर हम व्यूअर्स को बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने मिलता है। दरअसल 1932 में फादर कैसनर के घर एक बेबी गर्ल जन्म ली थी, लेकिन चाइल्ड बर्थ में उनकी वाइफ मर गई एंड इसके वजह से फादर को अपनी बेटी को छुपा के रखना पड़ा। एंड उस बेबी गर्ल का नाम आइसला था। आइसला बेसमेंट में खेल कूद कर बड़ी हुई एंड इस दौरान कैसनर ने अपने ऑकल्टिस्ट की स्टडी जारी रखी, लेकिन इससे आइसला को ऑकल्टिस्ट में बहुत रुचि आ गई एंड धीरे धीरे वो सैटेनिस्ट बन गई। एंड इससे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि जिस ऑकल्टिस्ट को हम मूवी में बार बार देख रहे हैं वो और कोई नहीं, फादर कैसनर की बेटी आइसला है। एंड फादर ने अब तक ये बात वॉरेन से इसलिए छुपा के रखी थी क्योंकि वो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। एंड वो आगे बताते हैं कि आइसला घर के नीचे वाले टनल को एक्सप्लोर किया करती थी, सो इट्स पॉसिबल कि उसका अल्टर या फिर टेबल वहीं पर हो। एंड ऑकल्टिस्ट आइसला वहाँ पर आ जाती है एंड लॉरेंस नीचे वाले टनल में जाती है। आइसला बिना सोचे समझे अपने फादर को गला काट के मार डालती है एंड अब वो लॉरेन के पीछे जाती है। लॉरेंस को टनल में अजीब विजन्स आते हैं और वो खुद को ही देख पा रही थी एंड वो सेल्फ अटैक करती है। एंड किसी तरीके से लॉरेन एल्टर को ढूंढ लेती है एंड ये एल्टर बहुत हैवी था जिसके वजह से लॉरेन इसे मूव नहीं कर पाती। एंड तभी आइसला लॉरेन के पीछे आ जाती है एंड दूसरी तरफ एड भी कैसनर के घर पहुंचते हैं एंड वो देखते हैं कि फादर कैसनर मरे हुए हैं एंड वो लॉरेन की चीख सुनते हैं। तभी एड मैन होल लॉक को तोड़कर टनल में जाते हैं एंड उन्हें लॉरेन दिखती है, बट वो लॉरेन नहीं आइसला थी। एंड वो एड के आंखों में कुछ फूंक देती है एंड जिससे एड पॉजेस हो जाते हैं। पॉजेस स्टेट में एड लॉरेन के ऊपर हैमर से हमला करते हैं एंड लॉरेन एड को संभालने की कोशिश करती है। इसी दौरान आइसला ऑकल्टिस्ट प्रैक्टिस शुरू कर देती है एंड उसके ऐसा करते ही आर्नी प्रिजन में पॉजेस हो जाता है एंड आर्नी हवा में झूलने लगता है एंड वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। डेबी आर्नी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है एंड दूसरी तरफ एड लॉरेन को मारने की कोशिश में थे एंड लॉरेन एड को याद करवाती है कि कई साल पहले वो दोनों थिएटर में मिले थे जहाँ पर एड काम किया करते थे एंड देन उन्हें प्यार हुआ था। इन सब मेमोरीज को याद करके एड अपने होश में आते हैं एंड वो अचानक से उस हैमर की मदद से उस एल्टर या फिर उस टेबल को तोड़ देते हैं एंड वो एल्टर टूटते ही आर्नी प्रिजन में नॉर्मल हो जाता है, इससे उसकी जान बच जाती है। फाइनली ऑकल्टिस्ट आइसला वॉरियर्स के सामने आती है एंड वो डिफॉर्म होकर मरने लगती है क्योंकि वो अपने सोल के साथ सैटेनिस्ट की डीलिंग करी थी एंड वो कर्ज को पूरा नहीं कर पाई। आइसला को अपने जैसा डीमन दिखती है जो वो आइसला को मार डालती है एंड इसके बाद में सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। इस घर के बाहर निकलते ही एड को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, बट लॉरेन अपने लॉकेट में एड की एक दवा रखी थी जो वो एड को देती है जिससे एड फील्स बेटर एंड वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी जिससे सब कुछ इन अंडर कंट्रोल। नाउ नेक्स्ट सीन में हम एड को अपने म्यूजियम में देखते हैं जो वो ऑकल्टिस्ट का सामान संभाल कर रख देते हैं एंड फिर आर्नी की हियरिंग होती है एंड उसे जेल की सज़ा होती है एंड जेल में आर्नी डेबी के साथ शादी कर लेता है एंड 5 साल की सज़ा काटने के बाद आर्नी जेल से रिहा होता है एंड आर्नी आज भी अपना जीवन डेबी के साथ खुशी खुशी बिता रहा है। एंड मूवी के एंड में हम वॉरेंस के कुछ ओरिजिनल फ़ोटो देख पाते हैं, एक्सोर्सिज्म के टेप के रिकॉर्डिंग के साथ साथ कुछ फ़ोटोज़ देख पाते हैं एंड कॉन्जरिंग 3 मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब ये मूवी बहुत डिसेंट है, बट हाँ 2 स्टोरी में कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप कॉन्जरिंग यूनिवर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को देखिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।